28 जुलाई 1914 ये वो दिन है जिस दिन वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे थे। गर्मी से निजात दिलाने के लिए एसी 1902 के दशक में ही बनाया गया था। 1907 में इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, 1905 में प्लास्टिक विंडस्क्रीन वाइपर्स, गन्स के लिए साइलेंसर और 1901 में वैक्यूम क्लीनर। ये कुछ वो आविष्कार हैं जिसने इंसान का जीवन बहुत ही आसान बना दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जमीन और पैसे के लालच में अभी भी दुनिया में लड़ाइयां हमेशा की तरह इस दौर में भी चल रही थी। लेकिन आखिरकार वर्ल्ड वॉर वन में ऐसा क्या था कि लोग इसे अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स या फिर द ग्रेट वॉर के नाम से भी बुलाते हैं। अक्सर लोग इस बारे में बात करते हैं और हम में से कई लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ा भी जरूर होगा, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे की असली वजह जानते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ बैसला और आज के शो में मैं वर्ल्ड वॉर कब और क्यों हुआ उसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो और जीने दो, महात्मा गांधी के ये वो शब्द हैं जिससे पूरी दुनिया के लोग इस धरती पर एक साथ खुशी खुशी शांति से रह सकते हैं। लेकिन सत्ता को लेकर इंसान की भूख और लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाते। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत के पीछे भी यही कहानी है। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को, पर इसकी नींव साल 1914 से बहुत ही पहले रखी जा चुकी थी। इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। समय था 30 मार्च 1867 का दशक। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में चली आ रही जंग खत्म होती है और ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर एक नई एम्पायर बनाते हैं। 1871 में जर्मनी का गठन होता है और इसी बीच फ्रांस अपने को मजबूत दिखाने के लिए और दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए बने जर्मन एम्पायर से लड़ाई लड़ता है और जीतना तो दूर बल्कि इस लड़ाई में फ्रांस की हार होती है और फ्रांस हाल ही में बने जर्मन एम्पायर के हाथों अपनी ही टेरिटरी का एक हिस्सा और गवा बैठता है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं साल 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले फ्यूचर किंग आर्क ड्यूक फ्रेंज फर्डिनेंड, इनका असासिनेशन कर दिया जाता है और इनकी हत्या के तार जुड़े होते हैं सर्बिया से, जो कि उनकी ही एक नेबर कंट्री होती है। उस समय गुस्से में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया से बहुत सारी मांगे रखते हैं जिसको सर्बिया पूरा करने से मना कर देता है और ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर देते हैं। अब जैसा कि हर कंट्री के अलायंस या दोस्त होते हैं, सर्बिया को भी रूस का प्रोटेक्शन मिला हुआ था और रशिया सर्बिया की तरफ से लड़ाई में खड़ा होने का ऐलान कर देता है। और ये सब होता हुआ देखकर फ्रांस को भी अपनी जमीन जो उसने जर्मन एम्पायर के हाथों गंवा दी थी उसे वापस पाने और अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर नजर आता है। और जैसा कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस फ्रांस भी रूस से अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए जंग में कूद जाता है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प चीज होती है। फ्रांस, जो कि उस समय भी अपने आप में एक बड़ी पावर था, वो ब्रिटेन से मदद मांगता है, लेकिन ब्रिटेन अपना रुख साफ नहीं करता है, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और जर्मनी के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो इसी के इर्द गिर्द अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जर्मनी को यह पता था कि रूस का साइज बड़ा होने की वजह से रूस को लड़ाई की प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाएगा और वो इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। जर्मनी की परेशानी यह थी कि उसके एक तरफ था रशिया और दूसरी तरफ था फ्रांस, और अगर लड़ाई होती तो फ्रांस और रशिया मिलकर उसे दोनों तरफ से घेर लेते और उसके लिए दो तरफ से लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो जर्मनी यहां पर प्लान बनाता है कि पहले फ्रांस में अपने 7.5 लाख सैनिक भेजकर पहले फ्रांस को लड़ाई में हरा देते हैं, जिससे कि उनको दो तरफ से लड़ाई का सामना ना करना पड़े, और बाद में फ्रांस को हराकर अपने सारे सैनिकों को रूस में भेज देंगे और रूस को भी हरा देंगे। और उन्हें पता था कि उन्हें काम बहुत ही तेजी से करना होगा रूस के लड़ाई में उतरने से पहले। और जर्मनी ये भी जानता था कि फ्रांस काफी पावरफुल है और अगर उन्हें फ्रांस से सीधे टक्कर ली तो रूस को वॉर में प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो जर्मन्स समय बचाने के लिए फ्रांस पर डायरेक्ट अटैक ना करके बेल्जियम, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटी और न्यूट्रल कंट्री थी, जो कि ना फ्रांस की तरफ थी और ना ही जर्मन्स की तरफ, उन्होंने सोचा कि बेल्जियम किसी के साथ मिला हुआ नहीं है और हम बहुत पावरफुल हैं और बेल्जियम हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा और हमें आगे बढ़ने देगा। लेकिन यह सोचना जर्मन्स की बहुत बड़ी भूल थी। बेल्जियम जर्मन्स को रास्ता देने से मना कर देता है, तो जर्मनी अपनी आर्मी को यूज करके उसको हराने की सोचता है। यहां पर जर्मनी को लगता है कि बेल्जियम किसी के साथ मिला हुआ नहीं है और एक छोटी कंट्री है। जर्मन्स को लगता है कि बेल्जियम को हराना ज्यादा आसान होगा फ्रांस से डायरेक्ट लड़ाई लड़ने की जगह, और जर्मन्स को लगता था कि वो बेल्जियम को हराकर नॉर्थ की तरफ से फ्रांस में 7.5 लाख सैनिक भेजकर उसे हरा देंगे। लेकिन उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है।
बेल्जियम अपना छोटा साइज होने के बाद भी बहुत ही बहादुरी के साथ जर्मन से लड़ते हुए उनकी स्पीड स्लो कर देता है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो ये स्लाइड्स देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं हर एक इंपॉर्टेंट कंट्री का मैप और लोकेशन और बाकी ज़रूरी जानकारी डालता रहता हूं, तो उस पर नज़र जरूर रखिएगा जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और जर्मन्स यही गलती करते हैं। बेल्जियम की आर्मी जर्मनी का डटकर मुकाबला करती है। इसी बीच ब्रिटेन को लगता है कि हमारी म्यूचुअल नेबर कंट्रीज पर जर्मन हमला कर रहा है। इससे ब्रिटेन को भी गुस्सा आ जाता है और ब्रिटेन, जो कि अब तक चुप था, वो भी जर्मन्स के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर देता है। अब देखिए कहां की बात कहां निकलती है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और जर्मनी सर्बिया से लड़ाई करते हैं, और सर्बिया को बचाने के लिए रूस और फ्रांस भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। जर्मन्स बेल्जियम से टक्कर लेते हैं और उन्हें बचाने के लिए ब्रिटेन भी आगे आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जर्मनी वाकई में इतना पावरफुल था कि वह फ्रांस और रशिया दोनों से टक्कर लेने का दुस्साहस कर बैठे? तो देखिए, 19वीं सदी में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही तेजी से फैला, और जर्मनी ने अपनी इंडस्ट्रीज और नए नए हथियार बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत ही तेजी के साथ बनाने चालू कर दिए थे। और साल 1914 के आने तक दुनिया ने ऐसे ऐसे हथियार देख लिए थे जो अब से पहले इतिहास में कभी नहीं बनाए गए थे। अब वो जमाना नहीं रह गया था जब सैनिक हाथ में तलवार और एक गोली वाली बंदूक लेकर लड़ते रहते थे, जिसको लोड करने में भी काफी टाइम लग जाता था। यह जमाना था ऑटोमेटिक मशीन गन्स का, टैंक्स का और फाइटर प्लेन्स का। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला फाइटर प्लेन्स वर्ल्ड वॉर 1 में ही यूज किया गया था। और इन्हीं नए हथियारों के आने की वजह से जर्मनी समेत बाकी देशों को लगता था कि वो अजेय हैं और उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। साल 1914 में जुलाई का अंत आने तक यूरोप की महाशक्तियां दो गुटों में विभाजित हो जाती हैं। एक तरफ ट्रिपल एंटिटी जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और इटली, जिन्हें ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जाना जाता था। ऑस्ट्रिया हंगरी का ये इलाका उस समय के ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। बाद में जापान और 1917 में अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हुए। वर्ल्ड वॉर 1 को पहले ग्रेट वॉर कहा जाता था, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी जिसमें इतने सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों। लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी लड़ाई दोबारा नहीं होगी, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई तो लोग इस वार को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से बुलाने लगे। इस लड़ाई में लगभग 2 करोड़ लोगों की जानें गई थी। उस समय के हिसाब से यह आंकड़ा कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1914 में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन महज 1 अरब 60 करोड़ थी। आज के समय में पाकिस्तान और भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के हिसाब से यह आंकड़ा कितना बड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम में कई दिलचस्प वाक्य और भी हैं, लेकिन वो सभी एक ही वीडियो में डाल पाना संभव नहीं था। पर मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 कब और कैसे और क्यों हुआ, ये सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं आज आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देते हुए आप लोगों से कुछ जानकारी भी शेयर करना चाहूंगा। कई लोगों ने सवाल किए थे कि आप सिर्फ वॉइस ही क्यों डालते हैं, तो उनकी शिकायत जल्द ही दूर होगी। अभी स्टूडियो पर काम चल रहा है, तो जैसे ही वो काम पूरा होगा मैं जल्द ही आपसे रूबरू होऊंगा। और मेरे कुछ प्यारे व्यूअर्स के सवाल थे कि क्या मैं किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल में से पढ़ के बोलता हूँ, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा इस शो में दी गई सारी जानकारी मेरी खुद की रिसर्च होती है, जिसमें मैं हर फैक्ट को अलग अलग कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर्स और अलग अलग सर्वर से उठाकर अपने शब्दों में ऑथेंटिक और ट्रस्टेड जानकारी आसान शब्दों में आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका प्रस्तुतिकरण। अपनी इस रिसर्च को एक्यूरेट रखते हुए आसान शब्दों में आप तक जानकारी लाने में समय जरूर लगता है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं सिद्धार्थ बैसला आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।